नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राणा यशवंत और मेरे साथ मेरे मित्र और देश के जाने-माने पत्रकार अभिज्ञान प्रकाश हैं। आज हिंदुस्तान के दिल को बड़ा चैन है, करार आया हुआ है। पहलगाम में जिन लोगों को आतंकियों ने मारा, ये पूछ-पूछ करके मारा है कि तुमको कलमा आता है क्या? तुम हिंदू हो या मुसलमान? महिलाओं ने कहा कि अगर तुमको मेरे पति को मारना है तो मुझे भी मार दो, तो कहा कि नहीं, तुमको नहीं मारेंगे। तुम जाकर के हिंदुस्तान की सरकार को ये बताओगी कि हमने तुमको क्या कहा है, पैगाम हमने क्या दिया है। 26 लोगों की मौत के बाद हिंदुस्तान जिस तरीके से बौखलाया हुआ था, उबाल था, लोग आक्रोश में थे, गुस्से से पागल थे और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हर कीमत पर, हर कीमत चुकाने को तैयार थी। और सरकार कह रही थी कि ये बदला पूरा होगा। पहलगाम हमले के पीछे ना सिर्फ वो जो आतंकी आए थे, बल्कि वो जो उसके पीछे स्ट्रैटेजी बना रहे, साजिश रच रहे थे और वो जो उसको पालते-पोसते हैं, सबका नाश होगा। और बीती रात भारत की फ़ौज ने पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकानों पर कहर बरपाया। बमबारी की ज़बरदस्त की धज्जियाँ उड़ाईं और अभिज्ञान ये पहली बार मैंने देखा है कि मुरीद के और बहावलपुर ये आतंकवादी ठिकानों के 2 बड़े हेडक्वार्टर्स बहावलपुर जहाँ मसूद अज़हर खुद रहता है और जैश का हेडक्वार्टर है, मुरीद के लश्कर का हेडक्वार्टर है, मुज़फ़्फ़राबाद। अब ऐसी जगहों पर भी बमबारी हुई है, उसकी तस्वीरें दुनिया भी देख रही है, पाकिस्तान भी दहला हुआ है। हिंदुस्तान की फ़ौज, हिंदुस्तान की सरकार ने आकर के बाकायदा ये कहा कि हमने किया, दुनिया को भी बताया है। लेकिन एक मैसेज या एक बयान ये भी है कि ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, जारी है। इसको कैसे देखा जाना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसको सीधे सीधे और तमाम घटनाएं आपने देखी हैं, तमाम घटनाएं मैंने वॉर से लेके 26/11 तक कवर की हैं। तब बहुत सारी मैंने यात्राएं की हैं पाकिस्तान, वहां से रिपोर्ट किया है पाकिस्तान से। सबको पता है कि पाकिस्तान की असली हुकूमत कौन चलाता है, पाकिस्तान में टेररिज्म को कौन स्पॉन्सर करता है, पाकिस्तान में हिंदुस्तान के खिलाफ कैसे बरगलाया जाता है लोगों को और तैयार किया जाता है लोगों को आतंकवादी बनकर इंडिया पर अटैक करने के लिए। तो इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि सेना को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। ये पहला कदम है जिससे उन्होंने साबित कर दिया कि आपको जवाब देना जब जब जरूरत पड़ती है आता है और आप ये लेसन सीखेंगे। पाकिस्तान ये सबक सीखेगा। क्योंकि जिन जगहों का आपने नाम लिया, ये तो बरसों से हम जानते हैं कि ये वो जगह हैं जहां पर आतंकियों को बनाया जाता है, पनपाया जाता है, उनको संरक्षण दिया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको इंटेलिजेंस के तौर पर तैयार किया जाता है लश्कर और जैश जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए, जिनके बनने का मकसद था, आपको अच्छे से याद होगा, जिनके बनने का मकसद था, वजूद में आने का मकसद था, इंडिया के खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटीज को आगे बढ़ाना। तो ये सेंटर्स तो पाकिस्तान भी जानता है, क्योंकि उन्हीं के तो लोग उसको चलाते हैं, उन्हीं का हुकूमत उसको चलाती है। तो वहां पर पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट की क्या हैसियत है पाकिस्तान में, ये बात तो मैंने बहुत पहले कितनी बार कही है। जब जिस देश को चलाता ही आईएसआई और फौज है, और जिस देश में डिक्टेटरों ने इतने साल राज किया है और जहर उगला है हिंदुस्तान के खिलाफ, तो हम कैसे टॉलरेट कर लें, हम कैसे टॉलरेट कर ले इस तरह के अटैक, जहां पर आप किसी का धर्म और जो बातें आपने भी रखी अपने इंट्रोडक्शन में, वो पूछकर आप किसी व्यक्ति को गोली मारे। ये एक बार तो हुआ नहीं है ना। अगर एक बार की कोई आइसोलेशन में घटना हो तो आपके साथ वॉर हो चुकी है, आपने बराबर इस देश पर हमला किया है, आपने संसद पर हमला किया है, आपने 26/11 जैसे घटनाओं को अंजाम दिया। तो इतना लंबा इतिहास है जो रुकने का नाम ही नहीं लेता। तो इसका मतलब पाकिस्तान में अभिज्ञान, ब्रीडिंग लेकिन ग्राउंड है। एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की हुकूमत और फौज दोनों ने बताया है कि बहुत ही मजबूत और बहुत दिलेर मुल्क है। अभी टर्की ने अपने वॉरशिप को ला करके कराची में खड़ा किया 5 तारीख को। कहा यह गया कि वो वॉरशिप तो नॉर्मल एक्सरसाइज के तहत आया हुआ है, ये नॉर्मल रूटीन है। और टर्की के कई
कार्गो प्लेन्स पाकिस्तान के भीतर आए और माना ये गया कि उनसे बम गोले बारूद उतारे गए पाकिस्तान के भीतर। यानी कि हिंदुस्तान को एक मैसेज था कि पाकिस्तान को खरोंच भी आती है तो टर्की है। चीन का राजदूत पाकिस्तान में जाकर के कहता है जरदारी से कि अगर आपको कुछ भी होता है तो हम आपके साथ खड़ा रहेंगे। चाइना और टर्की ये भी पड़ोस के देश में बहुत दूर नहीं है और चाइना तो बिल्कुल लगा हुआ है। यह जानते हुए कि अगर जंग की स्थितियां बनती हैं, हिंदुस्तान बदले की कार्रवाई करता है, हिंदुस्तान अगर जाकर के आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला करता है तो ये दोनों मुल्क पलटकर पाकिस्तान के साथ आ सकते हैं। फिर भी मारा, फिर भी बम गिराए और खुल के मारा है। ये हौसले की बात है, हिम्मत की बात है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और सेना और सरकार दोनों को मेरा सल्यूट, नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को मेरा सल्यूट, और सेना को मेरा सल्यूट, क्योंकि देखिए बड़ी क्लियर सी चीज है, जैसे मैंने कहा ये आइडेंटिफाइड प्लेसेस है, ये जगहें सब जानते हैं। टर्की अपनी क्या मुसीबतों से गुजर चुका है वो पहले उसको जाके हल करे, जो उसने अपने देश में देखा है सोशल अनरेस्ट। चाइना की पोजीशन अलग है, तो उसको जाके अनरेस्ट करे। ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेजेस में हम बहुत सुनते हैं कि साहब कार्गो शिप्स हमने लाके खड़े कर दिए और ये हो गया और वो हो गया। मकसद आपका क्या है वो सब जानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था इंडिया के लिए, खास तौर पे न्यू दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच रिश्तों को देखते हुए ये बहुत जरूरी था इंडिया का अपना सेपरेट डायरेक्ट मैसेज देना कि आप माहौल बनाकर, दोस्तियां दिखाकर, अलायंसेस दिखाकर, सपोर्ट दिखाकर हमारे ऊपर टेररिस्ट एक्टिविटी करें और उसके बाद हमें प्रेशराइज करने की कोशिश करें, तो हम आपको यही जवाब देंगे। आपने हमेशा अपना हेड काउंट कम बताया है। कारगिल से लेकर आज तक मैं आपको 50 घटनाएं गिना सकता हूं, तो आप 26 बोले, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो वो पाकिस्तान है, वो थोड़ा कहेगा कितने लोग मर गए। लेकिन हम जानते हैं कि हमने क्या किया है, हम जानते हैं कि हमको ये मैसेज देना जरूरी था और धड़ल्ले से देना जरूरी था कि अगर आपके यहाँ पनपने वाले इलाकों से आतंकवादी आकर पहलगाम में मासूम लोगों को इस तरह से मारेंगे तो हम उन्हीं के घर में जाकर बम्बार्ड करेंगे उनको। और किसी मसूद अजहर, याद है ना इस नाम, ये कितना घिनौना ऐतिहासिक नाम है हिंदुस्तान की धरती पर कांधार को अंजाम देने वाला। तो इस तरह के लोग जहां रहते हैं, इनके जहां सेटलमेंट्स हैं, वहां पर हम जाके डायरेक्ट स्ट्राइक करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो यहां से निकल कर आया। हो सकता है ये फर्स्ट स्टेप हो सकता है पाकिस्तान कोई और भाषा को बोले, लेकिन ये मैसेज जाना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी था और बहुत इंपॉर्टेंट था गवर्नमेंट की तरफ से, सेना की तरफ से। ये बिल्कुल मैसेज बहुत ही क्लियर है अभिज्ञान। मैं 2-3 वाकये आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आपने कहा कि कांधार मसूद अजहर दैश, कांधार वाजपेयी जी के दौरान हो गया, पार्लियामेंट अटैक वाजपेयी जी के दौरान हो गया, प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, बड़े स्टेट्समैन कहे जाते हैं, लेकिन उनके दौरान भी 2 बड़े आतंकी हमले हो गए। मनमोहन सिंह के दौरान मुंबई आतंकी हमला हो गया और हिंदुस्तान चाह करके भी वो नहीं कर सका जो हिंदुस्तान की जनता चाहती थी। हिंदुस्तान की जनता ने हमेशा चाहा है कि जब कभी भी हमारे ऊपर आकर के आतंकवादी हमला करते हैं और पाकिस्तान के इशारे पर पाकिस्तान के पाले पोसे हैं, तो उसका नुकसान खामियाजा पाकिस्तान को उठाना चाहिए। पाकिस्तान के भीतर यह डर पैदा होना चाहिए कि हिंदुस्तान की धरती पर जाकर के ऐसी हरकत कभी भी करते हो तो तुमको 2 के 20 चुकाने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। ये पिछली 3 दफा से हुआ कि जैसे उरी हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, पुलवामा हुआ, बालाकोट हुआ, पहलगाम हुआ, तो आपने जाकर के तर 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 मुजफ्फराबाद से लेकर के मीरपुर बहालपुर तक ठोक मारा। तो यह जो मैसेज है, ये एक नए हिंदुस्तान का मैसेज है। हाँ, ये एक नए हिंदू, देखिए क्या होता है कि सरकारों की अपनी रणनीतियां और सोच का फर्क होता है और हर चीज को सिर्फ आलोचना के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। जब कोई एक्शन हो रहा है, मैं हमेशा कहता हूं नेशनल सिक्योरिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी आइडियोलॉजिकल गवर्नमेंट एट द सेंटर, पूरी दुनिया में ऐसा होता है। नेशनल सिक्योरिटी इज अ नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग इशू, इसके साथ कोई समझौता नहीं करता। दुनिया, मैंने पूरी दुनिया घूमी है, बहुत देखा है, कहीं पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। आप बाद में मुद्दे डिस्कस करिए, आपको बाद में सियासत डिस्कस करिए, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। लाहौर बस यात्रा के बाद अटल जी को कारगिल झेलना पड़ा। मैं एक एक घटनाओं का आई विटनेस रहा हूं, पार्लियामेंट अटैक का आई विटनेस रहा हूं,
तो मैं जानता हूं कि रिटेलिएशन की तैयारी आपको रखनी पड़ती है जब आपको पता है कि आपका इस किस्म का पड़ोसी धोखेबाज है, वो मक्कार है, वो जबान नहीं रखता है। किस तरह से नवाज शरीफ का तख्ता पलट किया मुशर्रफ ने, आप सबको याद है। मैं अकेला रिपोर्टर था जेपी होटल के भीतर जब आगरा समिट हुआ। मेरी आंखों के सामने किस तरह से मुशर्रफ ने समिट को डिस्ट्रॉय किया और गाड़ी में बैठ के गए, मैं कभी नहीं भूल सकता। तो आप किन से डील कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे, ये आपको रियलाइज करना पड़ेगा ना। ये वो इस अभिज्ञान बहुत गवर्नमेंट ने इंपॉर्टेंट रियलाइज एक किया बात है। कह रहे हैं। इसलिए आपने बिल्कुल सही पॉइंट रखा कि इस गवर्नमेंट का स्टाइल ऑफ एक्शन जो है, यानी कि करने का तरीका, वो बिल्कुल समझ में आता है, क्योंकि आप किन से डील कर रहे हैं भाई। या तो आप ये डीजीएमओस की याद एक समय में बैठक होती थी, मैं तो ये तक बोल चुका हूं टेलीविजन पे कि आप जाइए सीधे फौज से बात करिए। पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट का मतलब क्या? आज जो पाकिस्तान में सरकार है उससे बात करने का मतलब क्या? उसका नतीजा क्या निकलेगा? पावर किसके हाथों में? आईएसआई और आर्मी के। हमेशा से ये कोई आज से तो है नहीं। उस देश ने कौन से बड़े पॉलिटिकल प्रोसेस पर यकीन कर लिया? कब उस देश ने पॉलिटिकल प्रोसेस पर यकीन किया? नरेंद्र मोदी ने 2014 के अपने स्वेरिंग इन में नवाज शरीफ को इनवाइट किया। उसके बाद क्या हुआ? आप नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के वहां गए, उसके तो रवैया तो जो तय करने वाले लोग पाकिस्तान में बैठे हैं वो तो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट नहीं है ना। ये बात हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के अपने देश से मोहब्बत करने वाले लोगों को समझनी चाहिए हमेशा के लिए। पाकिस्तान के आवाम के लोग बहुत प्यार करते हैं इंडियन से। मैं बहुत बार पाकिस्तान गया हूं, कितने बड़े वो मेहमान नवाज है आप नहीं सोच सकते। लेकिन एक तरफ वो है और दूसरी तरफ यशवंत जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो पाकिस्तान की सत्ता चलाता है, जो फौज है, जिसके जनरल जो है वो राजशाही में रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब जब वहां की हुकूमत ने या वहां की जुडिशरी ने इन लोगों को जेल भेजा है कोई केसेस में और टेररिज्म से रिलेटेड, ये लोग क्या करते हैं? ये जेल में जिस किस्म के याशी करते हैं, जिस किस्म का रुतबा रख के ये जीते हैं, आप सोच नहीं सकते। ये किसकी वजह से होता है? फौज की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? आईएसआई की वजह से होता है। अभिज्ञान 2-3 बातें कह रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा उसको रैप अप करना चाहता हूं। अभिज्ञान का कहना यह है कि पाकिस्तान में हुकूमत चाहे जो चाहती हो, उसकी मर्जी वहां चलती नहीं है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर गए, उस समय नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे, लेकिन करगिल हो गया। मुशर्रफ जब राष्ट्रपति वहां थे, उस समय भारत में आगरा में समिट हुआ, जहां विज्ञान करें कि मैं खुद ही था, और मुशर्रफ ने जानबूझ करके उस पूरी बातचीत की हवा निकाल दी। वो सब कुछ खराब करके पाकिस्तान चले गए। वो हिंदुस्तान से रिश्ता बेहतर चाहते ही नहीं थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज की तारीख में हैं, अपनी जो पहली शपथ की सभा थी, उसमें उन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया, तब के प्रधानमंत्री। और नवाज शरीफ लौट करके गए। वो जब अफगानिस्तान से लौट रहे थे तो उतर करके पाकिस्तान में नवाज शरीफ के घर गए थे, और बदले में उरी हो गया था, पठानकोट हो गया था, फिर हमको सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ी थी। तो पाकिस्तान के साथ जब कभी भी हम बेहतर रिश्तों की उम्मीद करते हैं, वैसी कोशिश करते हैं, वो नाकाफी और नाकाम इसलिए हो जाती हैं कि वहां के हुक्मरानों के हाथ में कुछ नहीं है। आर्मी और आईएसआई, यह दोनों वहां सारा प्यादा बिछाती हैं और पूरा शतरंज खेलती हैं। आज आसिम मुनीर जो है वही आदमी है जिसने कहा था कि दरअसल हमारी जो कौम है वो इस्लाम से चलती है, और इस्लाम मुसलमानों का हिंदुओं के साथ कहीं कोई राब्ता बनता ही नहीं है। हम कहीं से मिलने जुलने वाली दो कौमें नहीं हैं। तो ये नफरत का बीज वहां का अगर जनरल कहता बोता है, तो फिर वो पठानकोट पहलगाम हो जाता है। और ये अभिज्ञान कह रहे हैं कि दरअसल जब तक वहां आर्मी और आईएसआई की नकेल नहीं कसते हैं आप, तब तक आतंकवादी तो उनके प्यादे हैं, आतंकवादी उनके बहुत सही पोसने लफ्ज पालने। आपने इस्तेमाल किया, प्यादे हैं। उनके उनके सियासत की बिसात में कि कंट्रोल पाकिस्तान जब से बना है उनके हाथ में रहे, तो फौज के प्यादे हैं वो लोग जो हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत का बीज बोते हैं और लगातार स्पॉन्सर करते हैं और उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, टेररिज्म को, आतंकवाद को, खास तौर पर हिंदुस्तान के खिलाफ।
अब अभिज्ञान सवाल ये है कि हिंदुस्तान ने हमला किया और हिंदुस्तान कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। एक मैसेज है कि अभी भी आतंकवादी ठिकाने जो पाकिस्तान के भीतर हैं, उनके ऊपर हिंदुस्तान हमला करेगा। मैसेज ये है कि जब तक आप पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाती, ये इज़राइल वाला अप्रोच है, तब तक हम आपको मारते रहेंगे। मैसेज ये है कि अगर आपको आतंकवादियों के मेरे खत्म करने के रास्ते में आकर के खड़ा होना है, तो खड़ा हो जाओ, अब तुम्हारी बारी है, यानी कि पाकिस्तान की फौज की बारी है। जाहिर है पाकिस्तान भी पलटवार कर सकता है, इस बात का अंदेशा है। अगर ये होता है तो ये कितना एस्केलेट करेगा? देखिए, एस्केलेशन का पॉइंट तो अब मैं आपको एक 2-3 बड़ी मूल बातें बताता हूँ और लंबे इतिहास में नहीं जाऊंगा, आज के परिवेश में, ताकि आपके व्यूअर्स समझें। हमेशा ये याद रखिए कि जब भी कोई पहल हुई है बातचीत की, भरमनसाहत की और कोशिशों की कि दो पड़ोसियों के रिश्ते, वो हुई हिंदुस्तान की तरफ से। और लगातार घटनाएं ये साबित करती हैं कि फौज के दबाव में, आईएसआई के दबाव में धोखा उनके एस्टैब्लिशमेंट ने हमको दिया है। हमारे बड़े से बड़े नेताओं ने उनसे बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो कभी अपनी आदत से बाज नहीं आए। अगर वो चाहते तो जो टेररिज्म पनपता है उनके यहाँ, जो टेररिज्म की ट्रेनिंग पनपती है उनके यहाँ, जो भाषण दिए जाते हैं उनके यहाँ, जो यंग लड़कों को, कसाब जैसे लड़कों को तैयार किया जाता है, जो कि बहुत दूर नहीं रहते, लाहौर के सबसे मैं तो इतनी बार पाकिस्तान गया और लाहौर की एक डिफेंस कॉलोनी है जो बहुत ही आलिशान इलाका है, उससे बहुत दूर कसाब नहीं रहते, कसाब का घर बहुत दूर नहीं है। तो आप तैयार करते हैं ना उनको, उनको आप छोटी उम्र में बरगलाते हैं, उनके अंदर ये जहर भरा जाता है कि हिंदुस्तान के खिलाफ ये करना है, हिंदुस्तान के खिलाफ ये करना है, कश्मीर की आजादी चाहिए। ये आप उनको बार बार घुट्टी पिलाते हैं और हम कोशिश करते रहते हैं। आज आपने ये स्टेज लाकर खड़ी कर दी है कि आपकी कोई सेक्रेटरी लेवल बातचीत नहीं होती, ठीक है, उसको हुए कितने साल हो गए, याद करिए, आखिरी सुषमा जी गई थी फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर। तो आपने माहौल अपनी तरफ से इतना, जबकि ये वो मुल्क है जिसके पास इकोनॉमी नहीं है, जो आर्थिक तौर पर भिखमंगा है, उसके यहाँ अगर बाढ़ आ जाती है तो आधा मुल्क साफ हो जाता है। हर चीज के लिए वो भीख मांगने जाता है, चाइना के पास, अमेरिका के पास, टर्की के पास या मिडिल ईस्ट के कुछ देशों के पास, मतलब जिसका अपना कोई वजूद ही नहीं है, ना पॉलिटिकल ना इकोनॉमिक। अगर कोई पावरफुल स्टेट होता तो मैं समझता भी, जिसका अपना कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन एक चीज में आप अपना वजूद जरूर अख्तियार करना चाहते हैं, वो है इंडिया के खिलाफ स्पॉन्सर टेररिज्म को स्पॉन्सर करने में। उसमें आपका पूरा फोकस रहता है, उसमें आप डाइल्यूट नहीं होते। जबकि अपने मुल्क के हालात देखिए, दूसरे को परेशान करने से पहले इंसान को अपने घर का हाल तो देखना चाहिए ना, लेकिन पाकिस्तान वो कभी नहीं करता। और ये प्रॉब्लम पाकिस्तान की फितरत की हो गई है, अब सालों साल हो गई है। मतलब एक दिन दो दिन की बात नहीं है, या एक महीना या दो घटनाएं या चार घटनाओं की बात नहीं है, ये उनकी परमानेंट फितरत हो गई है। वो इसलिए हो गई है क्योंकि मैं आपको एक बड़ी खास बात बताता हूँ। मैंने कहा लोग वहां बहुत मिलनसार है, भारतीयों को बहुत पसंद करते हैं, बेहद मेहमान नवाजी होती है क्या कि पाकिस्तान में मिडिल क्लास नहीं है, बहुत कम एग्जिस्टेंट है। या तो वो अमीर है जो बेहद अमीर है, जैसे पंजाब में लाहौर आता है, पाकिस्तान के पंजाब में, वहां के चौधरी, तो वो चौधरी है, वो उसी हिसाब से पॉलिटिक्स करते हैं जिस तरह के परिवार से नवाज शरीफ आते थे। या एक बहुत बड़ा वर्ग है निचले स्तर पर, जिसको भड़काने में, धर्म का नाम इस्तेमाल करके, जिसको हिंदुस्तान के खिलाफ बरगराने में ये लोग कामयाब होते हैं। और वहीं से तैयार होता है, अफगानिस्तान बगल में है, वहीं से तैयार होती है वो फौज, जो ये फौज के नाम पर असलियत में आतंकवादी तैयार करते हैं इंडिया के खिलाफ। अब ये अभिज्ञान एविडेंशियली बहुत प्रूव हो चुकी बेहतर है। बात अभिज्ञान कह रहे हैं। अगर पाकिस्तान खाऊ पीऊ पेट उघाड़ू मुल्क होता, यानी कि
एक अच्छा खासा मुल्क होता तो वहां इस तरह से आतंकवादियों को पैदा करना आसान नहीं होता। अभिज्ञान बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि वहां एक तबका है जो बहुत मालदार है और बड़ी तादाद में जो आबादी है, अवाम है, वो रोटी रोटी को मोहताज है। जो जब पेट में भूख पैदा होती है तो आप दिमाग में जहर बोते हैं, नफरत बोते हैं हिंदुस्तान को लेकर के। आप पेट की रोटी देते हैं, हाथ में बंदूक थमाते हैं और हिंदुस्तान की तरफ उसको भेज देते हैं। ये बड़ा आसान तरीका है पाकिस्तान में फौज के लिए और आईएसआई के लिए। और यही वजह है कि पाकिस्तान दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई भी टेरर एक्टिविटी होती हो तो उसका एक सिरा आकर के पाकिस्तान में गिरता ही गिरता है। एक आतंकवादी देश के तौर पर जाना जाता है। ओसामा बिन लादेन एबटाबाद से मारा गया। सही अमेरिका बात। की आर्मी आकर मार कर उठाकर जाके समुद्र में दाऊद से फेंक आई। लेकर ओसामा तक को आज बहावलपुर, पनाह कहाँ मिली? वही वही मैं कह रहा हूँ कि बहावलपुर में 20 साल बाद मसूद अजहर अचानक से निकल आता है। हम्म, वहीं लश्कर तैयबा का जो चीफ है वो वहां लाहौर के एक इलाके में अपने मकान में रह रहा है। तो ये हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन एक अलग तरह की तंजीम है। इन सब का खत्म होना हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और भारत की सरकार का जो पूरा अप्रोच है, तेवर है, जो मिजाज है, वो मुझे लगता है अभिज्ञान की कमोबेश बहुत आक्रामक है। लेकिन अभी मैं कुछ आर्मी के फॉर्मर ऑफिसर से बात कर रहा था, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल रैंक अधिकारी हैं। तो हमने कहा कि अगर चाइना और टर्की ये दोनों मुल्क उसको बहुत हथियार दे दें, मिसाइल दे दें, तो क्या हो सकता है? बोले कि साहब मैं आपको एक मोबाइल देता हूँ और इस मोबाइल का ऑपरेशन आप नहीं जानते हैं। तो ये मोबाइल किस काम का है? बोले कि वॉरफेयर में स्मार्टनेस, स्किल, टेक्नोलॉजी ये बहुत काम करते हैं। हिंदुस्तान की आर्मी हाईली प्रोफेशनल है, टेक savvy है और उसको दुनिया का हर हथियार और हर जहाज चलाने और उसको आजमाने आता है। पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है। अगर आप आते हैं कि प्रोफेशनल आर्मी, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में 4 गुने का अंतर आपको दिखाई पड़ेगा। तो सिर्फ गोला बारूद, हथियार, जहाज दे देने से कोई जंग नहीं जीतता है। हौसले, हुनर और जो कॉमन सेंस होता है वॉर जोन में, उस समय जो आप फैसला लेते हैं, इस पर जंग जीती जाती है और इसमें हिंदुस्तान बहुत आगे है। इस बात को आप किस हद तक अपनी सहमति देते हैं? जो जनरल साहब ने आपसे कहा बिल्कुल सही कहा। देखिए, मैं इसको और सरलता से आपके सामने रखता हूं, इतिहासकारी घटनाओं के जरिए। समय बदल चुका है। ये लेजेंडरी अब्दुल हमीद का समय नहीं है कि वो टैंक लेके भीतर घुस गए घुस जाए। लाहौर में। जिस जनरल साहब आपसे बात कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी स्थिति जो समझने की, मैं बहुत बार इंटरनेशनल फोरम्स पे भी ये बात कह चुका हूं, बड़े सारे लेक्चर्स में ये बात कह चुका हूं जब पाकिस्तान पे मुझसे सवाल पूछे गए। एक चीज आप समझिए कि पाकिस्तान इसेंशियली, मूलतः एक भिखमंगा देश है। वो हर चीज की भीख मांगता है। पैसों की भीख मांगता है, फंडिंग की भीख मांगता है, इकोनॉमिक सर्वाइवल की भीख मांगता है। ठीक उसी तरह से पाकिस्तान अपने सैन्य क्षमता की भी भीख मांगता है ना। चाहे वो टर्की से हो, चाहे वो चाइना से हो, मांगता तो भीख ही है ना। पाकिस्तान कांट अफोर्ड टू बाय टेक्नोलॉजी। वॉरफेयर टुडे इज सो टेक्निकल, एज द जनरल राइटली टोल्ड यू। तो पाकिस्तान की तो हैसियत ही नहीं, वो कहां से ले सकता है? हमारी हैसियत है ना, हम हिंदुस्तान है, हम ला सकते हैं ना, और हम लाते हैं। वो कहा, वो तो कोई ना कोई चतुराई की जियोपॉलिटिक्स अलायंस के तहत जिस, और आपको कोई भीख क्यों देगा? आपको इसलिए मिलती है क्योंकि आप उसके सामने एजेंडा पेश करते हैं इंडिया को डिस्टर्ब करने का, जियोपॉलिटिकली उस रीजन में उन ताकतों को अलाइव रखने का। वरना आपको क्यों भीख देगा कोई? आप सेल्फ सफिशिएंट तो है ही नहीं, कोई इकोनॉमी नहीं है आपकी, आपके रुपए की क्या कीमत है? तो ये सारी चीजें पाकिस्तान और उसके जनरल्स, मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं आपसे, ये बहुत दूर तक जाएगा आपका पॉडकास्ट जो मैं कह रहा हूं। पाकिस्तान और उसके जनरल जो कभी सियासतदान का लिबास पहन लेते हैं और कभी जनरल होते हैं, आप समझ रहे हैं? लेकिन अंदर से तो खाल नहीं बदलेगी ना। लिबास आपने जो भी पहन लिया, उस अंदर की खाल में तो भारत के खिलाफ नफरत ही है। और इसीलिए आप उसको बार बार किसी न किसी फॉर्मूले से रिवाइव करके इंडिया को हर्ट करना चाहते हैं। तो कब तक इनफ इज इनफ ना, इंडिया कब तक बर्दाश्त करेगा ये?
आप टाइम फेज देते हैं। अभी ये घटना हुई आपके ऊपर, इतना बड़ा 25 मिनट में आपकी हैसियत बता दी गई। जो कर्नल कुरैशी है, जब मैं उनकी ब्रीफिंग सुनी तो उन्होंने कहा, क्या कहा, 25 मिनट में 1:05 से लेकर 1:30 के बीच आपकी हैसियत बता दी गई। राइट। ये इंटेलिजेंस की जानकारी तो सबको है इन जगहों के बारे में, जिनका आपने भी शुरुआत में इंट्रो में नाम लिया। तो ये सब जानते हुए आप ये करते हैं ना, ये सब अभिज्ञान जो जानते कह रहे हुए हैं आप पाकिस्तान, ये करते हैं ताकि, अच्छा, हिंदुस्तान के बाहर हिंदुस्तान और पाकिस्तानियों को कितनी मोहब्बत है, मैं 85 ऐसे दोस्त आपको बता सकता हूँ अमेरिका और इंग्लैंड में, जो बिजनेस पार्टनर्स है। मेरे बड़े भाई जैसे एक व्यक्ति है, उनके बिजनेस पार्टनर पाकिस्तानी। तो नहीं, ये पाकिस्तान इतना के लोगों के खेलने बीच वाला, में ये हिंदुस्तान को लेकर के एक अलग तरह की मोहब्बत महसूस की जाती है। वो सोशल मीडिया पर भी जब रिएक्शंस वहां से आते हैं हाँ तब भी समझ में आता है। हाँ लेकिन अभिज्ञान जो भी कह रहे थे कि पाकिस्तान की बुनियाद जो है जिस जिस व्यवस्था पर रखी गई उसमें कभी भी डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो ही नहीं पाई। अ, अभिज्ञान यह कह रहे हैं कि लगातार जो हुकूमतें वहाँ की आर्मी की रहीं, चाहे जनरल अयूब की हो, याह्या खान की हो, ज़ियाउल हक की हो, मुशर्रफ की हो, इन लोगों ने चुनी हुई सरकारों का तख्ता पलट करके और फिर वो एक तानाशाही व्यवस्था जो आर्मी की हुकूमत होती है, उसको स्टैब्लिश किया। यही वजह है कि पाकिस्तान में कोई भी चुनी हुई सरकार अपना पूरा कार्यकाल 5 साल का पूरा नहीं कर पाई। और आज की तारीख में वो कहाँ है? अभिज्ञान सुन रहे हैं आप कि वो हाथ में कटोरा लेकर के दुनिया के सामने खड़ा है। सिर्फ चीन का ही आप कर्ज देखें तो 7.5-8 अरब डॉलर का है, और बिलियन डॉलर्स उसका जो फॉरेक्स है 9 से 10 बिलियन डॉलर बमुश्किल कभी कभी हो पाता है। अगर हिंदुस्तान को देखेंगे आप, 650 से लेकर 700 बिलियन डॉलर्स के आसपास हिंदुस्तान का फॉरेक्स है। यानी कि मेरे पास पैसा है कि दुनिया का माल मैं खरीद करके अपने लोगों के लिए ला सकूं अपने बाजार में। पाकिस्तान के पास नहीं है। वो एक दिन आपके साथ वॉर में नहीं टिक सकता है अगर चीन और टर्की और बाकी जो उसके कुछ देश हैं उनकी मदद ना मिले तो। यही अभिज्ञान कह रहे हैं कि आप जंग भी दूसरों की खैरात पर लड़ोगे, कब तक लड़ोगे? पाकिस्तान लड़ने की हालत में हिंदुस्तान के मुकाबले में है नहीं। लेकिन एक बात अभिज्ञान में पूछूंगा, ये जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन सिंदूर, इसका नाम ऑपरेशन व्हाइट वॉश, ऑपरेशन A B C D कुछ भी रखा जा सकता था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ये बड़ा सोच के लगता है कि नरेंद्र मोदी ने रखा, क्योंकि वो बहू बेटियों माताओं की बात अपनी रैलियों में करते रहते हैं। जो सिंदूर पहलगाम में आतंकवादियों ने पोंछा, उसी सिंदूर का बदला लिया गया। ये बड़ा सोचा समझा और बहुत मतलब जज्बाती नाम है। मुझे अमिताभ बच्चन की एक फिल्म याद आ रही है, मेरे अजीज अमिताभ बच्चन की, जहां पर मैं हल्का से याद कर, हाँ, एक पुलिस कमिश्नर होते हैं और वो टकराव में होते हैं अमिताभ बच्चन के, और उनको गुंडे किडनैप कर लेते हैं। तो अमिताभ बच्चन जो है, वो जब उनको छुड़ाने जाते हैं तो अपनी कोट की जेब में एक छोटे से सिंदूर की डिबिया रखते हैं, और जब वो पहला घूंसा मारते हैं, जो भी विलन होता है उसको, तो उससे वो डिबिया को हाथ में ऐसे पकड़कर वो उससे पूछते हैं कि तुमको इस सिंदूर की ताकत मालूम है क्या होती है? ये सिर्फ एक भारतीय नारी का, पत्नी का श्रृंगार नहीं है, इसकी ताकत तुम्हें मालूम है क्या होती है? और फिर वो उसको घूंसा मारते हैं। मैं थोड़ी फिल्मी कहानी सुना रहा हूँ, लेकिन मैं इसको संदर्भ में लेकर आऊंगा। तो मेरे हिसाब से बड़ा अच्छा नाम चुना नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि आतंकवादियों ने उनसे ये कहा कि उनको जाके बता देना, यानी कि हिंदुस्तान के हुक्मरानों को जाके बता देना, महिलाओं से कहा। तो इसीलिए उन्होंने रिटेलिएशन, जिसको दो महिलाओं ने लीड किया, इस देश की दो बेटियों ने लीड किया, ध्यान से समझिए, तो दो बेटियों ने इसको लीड किया, और उसमें से एक बेटी कुरैशी, जिसका पूरा परिवार फौज का, बहुत सारे सवालों के जवाब दिए इसमें, बहुत सारे, ताकि नहीं नहीं दो है। लोग इधर उधर की आलोचना करते हैं वो चुप हो जाए। तो वो सिंदूर की ताकत, उसको एग्जेम्प्लीफाई किया है इस प्रहार ने। इस प्रहार ने अभिज्ञान ये बड़ा अजीब सा मामला रहा। पूरा देश जो है वो 22 तारीख के बाद से बहुत बेचैन सा महसूस करता रहा, और था कि यार कुछ तो हो जाना चाहिए। लेकिन इस दौरान कई हलकों से ये बयान आए, कुछ राजनेताओं के जरिए भी और कुछ पत्रकारों और आम लोगों के जरिए भी,
कि क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, अब तो हो ही गया, ये राफेल जो है। मैं तो अजय राय की बात आपके सामने रख रहा हूँ, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के। ये राफेल लेकर के उसमें नींबू और मिर्च डाल करके दिखा रहे थे कि यही नींबू मिर्च लगाने टांगने के लिए तो राफेल लाया गया है। खरगे साहब ये कह रहे थे कि मोदी को पता था 22 तारीख के पहले कि ऐसा होने वाला है और इसीलिए वो नहीं गए। इस तरह के बयान जो थे वो कहीं न कहीं पाकिस्तान के भीतर तो एक अलग तरह का माहौल तैयार, देखिए हम तो कहीं कुछ कह ही नहीं रहे हैं, सब तो भारत के भीतर ही हो रहा है। और एक प्रेशर सरकार के ऊपर और सेना के ऊपर भी संदेह कि हो गया, क्या होगा, क्या होगा? इसने कुछ मन खट्टा किया कई लोगों का। देखिए, मैं बड़ी साफ बात करता हूं, क्योंकि कांग्रेस को भी अपनी बात रखने में संयम रखना चाहिए। 26/11 के दौरान मैं एक दोस्त के, जो इत्तेफाक से बीजेपी के नेता हैं सब, जो 1-2 घंटे की नींद मिल पाती थी, तो मैं सो रहा था, तो मुझे एक व्यक्ति का टेलीफोन आया, उनका भी नाम भी नहीं ले सकता, और बहुत बड़े बीजेपी के नेता, बहुत बड़े नेता, और वो वहां मौजूद थे ओबरॉय होटल में, और उन्होंने मुझे वहां से फोन किया और हमारी बातचीत हुई और उन्होंने बताया। मैं ये घटना का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 26/11 कांग्रेस के समय में हुआ था। तो कोई भी साइड, पॉलिटिकल साइड, जब कोई भी बयान दे या संशय पैदा करे, मैं नेशनल सिक्योरिटी के इश्यू की बात कर रहा हूं, तो ये जान ले और समझ ले कि ऐसा उनके समय में भी हो सकता है। अटल जी ने संसद में खड़े होकर सोनिया गांधी से कहा था कि अब समय है, आपका समर्थन चाहिए, देश एक साथ आना चाहिए, आप हमारे साथ आइए। आपको याद है, पार्लियामेंट में अटल जी ने कहा था। तो मेरा पॉइंट ये है कि पॉलिटिक्स अपनी जगह है, उसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, आपको सरकार से सवाल पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं ये सब को मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन टाइमिंग क्या है, टाइमिंग क्या है उसको आप समझिए ना। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा, पाकिस्तान में कोई सवाल नहीं पूछेगा। फर्क आप जानिए ना, उनको पता है कि एक्शन कैसे हो रहा है, कौन सा रिएक्शन है। तो ये चीजों को हमारी पॉलिटिकल क्लास को भी समझना पड़ेगा। समझते हैं वो, ऐसा नहीं है कि देखिए उसके उसके तौर तरीके और टाइमिंग को आपको समझना पड़ेगा। अगर 22 तारीख को पहलगाम की घटना हुई है तो 23 तारीख को तो नहीं रिएक्ट कर सकते थे नरेंद्र मोदी। रणनीति का समय होता है, समझने का समय होता है। इतनी बड़ी घटना हुई है, व्यापक घटना हुई है, दर्दनाक घटना हुई है, लोग मासूमियत में मारे गए हैं, पूरा पूरा पर्यटन खत्म हो गया कश्मीर में एक घटना के बाद, लोगों के जहन में इतना डर आ गया। तो ये छोटी घटना नहीं है, तो इसका रिएक्शन भी तो रणनीतिक तौर पर छोटा नहीं होगा ना। इंतजार करना चाहिए और सरकार सेना दोनों तो पर वो भरोसा करना संयम, चाहिए जब वो देश के पीरियड स्वाभिमान का का मामला संयम, हो तो। क्योंकि आज कल को कांग्रेस पावर में हो सकती है, जैसे मैंने कहा 26/11 की घटना उनके समय में हुई थी। तो नहीं, ये अब वैसे भी अभिज्ञान देखो आप तो, उरी के होने के 10-12 दिनों के भीतर ही ऑपरेशन हुआ। अ, पुलवामा के 12 दिनों के बाद ऑपरेशन हुआ। यह 15वें दिन हो रहा है। तो लाज़मी है आपकी सेना की तैयारी, उसकी अपनी रणनीति, फिर रिpercussions जो होते हैं उनसे निपटने की अपनी नीति-रीति, यह सब कुछ सोचना पड़ता है। ये अचानक नहीं है कि आप उठे घर से और मुँह बाय जाके के नहीं, कुआँ और पर आपके बैठकर कुछ भी जैसे बक आपने दिया। जनरल साहब से बात की और उन्होंने एक्सप्लेन किया, तो वो करेक्ट पोजीशन है हुँ, कि आज की तारीख में कोई भी किस्म की जंग पहले के मुकाबले बहुत टेक्निकल है, हुँ, बहुत ज्यादा वो तकनीकियों से है। सिर्फ ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं है। हुँ। टेक्नोलॉज़ी चीजों ज़्यादा को इन्वॉल्व्ड है इसमें, इसमें समझिए, कोई दो राय नहीं है। पूरी पूरी दुनिया में एक साइबर वॉर चल रहा है। पूरी दुनिया जो है वो आईटी का एक पलट रूप जो है वो साइबर क्राइम है, हुँ, और इन इन तरीकों को इस्तेमाल किया जाता है। तो वो सही, जनरल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं वो। तो आप ये उसी हिसाब से रणनीति बनाएंगे, उसके लिए समय लगेगा। तो हाँ, वो संयम मैं उम्मीद करूंगा विपक्ष से, क्योंकि ये पहला कदम है, कल को ये ऑपरेशन और आगे जाएगा और घटनाएं होंगी। तो वो संयम, भड़ाभड़ अपने डिजिटल में व्यूज लाने के लिए बहुत लोगों को मैं देखता हूँ, बहुत तरह की दुकान चलाते हैं,
डिजिटल में व्यूज लाने के लिए। तो ये भड़ाभड़ मेरी समझ में नहीं आता। ठीक है, ये वही हालत हो जाती है फिर कि आप सचिन तेंदुलकर को बता रहे हैं कि बैटिंग कैसे कीजिए, खुद बल्ला बिल्कुल पकड़ने सही। की तहजीब नहीं। तो ये डिजिटल पे और इस तरह के लोगों ने ऐसे करके हाथ हिलाने लगते हैं। मतलब कुछ लोग तो ऐसे हैं कि मतलब लगता है कि सुबह अमेरिका में चाय पी के आए और शाम को चीन में ब्रेकफास्ट करके आ रहे हैं। नहीं, मुझे भी लगता है कि आपकी उनको अपनी ठेले दुकान का नहीं पता चलानी जियो है, जो पॉलिटिक्स आप का। छोटे-मोटे मुद्दों पर, देश के भीतर के सवाल पर, प्रधानमंत्री के ऊपर, सरकार के ऊपर आप कुछ भी छींटा-कशी करते रहते हैं, आप करते रहिए, वो मामले अंदर के हैं और आपके मतलब के हैं, आपका स्वार्थ सत्ता है, आपका सोशल मीडिया चल रहा है, आपको पैसा आ रहा है, लोग भी समझते हैं आपको छोड़ देंगे। लेकिन जहाँ राष्ट्रीय स्वाभिमान का मामला है, राष्ट्रीय सुरक्षा वो का वो मामला है, वो वहाँ बिल्कुल कम से अलग कम स्थिति है। आपको उसी संजीदगी से पेश आना चाहिए। आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किन शब्दों के ज़रिए अपनी बात रखनी है और कहाँ तक बोलना है। आपको भरोसा करना पड़ेगा, आपने एक सरकार चुनी है, आपके पास एक सेना है, इतना बड़ा देश है, सिस्टम है। आप इन सबों को समझे बगैर और फिर खाली दिमाग से आप, क्योंकि बोलने का अधिकार आपको दे दिया गया है, आप एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, मौलिक अधिकार आपके पास है, मजबूत हैं। आप बतौर नागरिक कहीं भी कुछ कहने के अधिकारी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुँह उठाकर कुछ भी कह दीजिए और उसके बाद सही बात, देश को, समाज को बिल्कुल फिर सही खामियाजा ना। उठाना पड़े। इसका मतलब ये नहीं। तो मैं आपको छोटा ये सा समझना उदाहरण बड़ा देता हूँ, ज़रूरी है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, देश के सारे लोग आपके जरिए समझेंगे। यूरोपियन फुटबॉल आप सबने देखा कितना लोकप्रिय है, लैटिन अमेरिकन फुटबॉल कितना लोकप्रिय है। 50 हुँ, क्लब्स होते हैं आपस में लड़ने वाले, 50 क्लब्स होते हैं, उनके बड़े बड़े सितारे होते हैं, अरबों खरबों का खेल होता है, वो क्लब्स आपस में खेलते हैं। मैंने इतना सॉकर देखा है इंटरनेशनली, मैंने यूएफए का फाइनल तक देखा है। जिदान हुँ, और लुई फीगो अपने पीक पे पोर्चुगल में, लिस्बन में, आज से पता नहीं शायद 20-25 साल पहले। लेकिन जब कंट्री खेलती है, तो बात अलग बात हो समझ जाती में है। आया, तब एसी तो बात अलग मिलान हो और जाती है। आर्सेनल नहीं होता। जब कंट्री खेलती है ना, तो यही सारे फैंस जुड़ के उस कंट्री के पीछे खड़े होते हैं। नहीं, अभी क्या नहीं है तो आईपीएल देख लो ना, आईपीएल में भले ही आप आईपीएल में किसी भी अभी बस, अपने मैं अपने सॉकर शहर के का बाद आईपीएल खिलाड़ी का ही किसी उदाहरण दूसरे देने शहर वाला से था। खेल रहा है, आप अपने शहर के लिए, मैं विराट कोहली को देखता हूँ, दिल्ली में विराट कोहली खेलते हैं, लेकिन वो चूंकि बैंगलोर से खेल रहे हैं, तो दिल्ली वाले अपने लिए खेल रहे होते हैं, लेकिन विराट कोहली जब टीम इंडिया के लिए खेलते हैं, तो टीम इंडिया है। फिर हिंदुस्तान का हर एक आदमी जो है, वो टीम इंडिया के लिए खड़ा होता है। तो उसका आपको, उसके दिल का जब हर इस, तार वहां तक बहुत जुड़ा अच्छी रहता है। बात तो बोली ये आपने हिंदुस्तान यशवंत, मुल्क जब से इस तरह की हाँ, स्थिति है तो आपको भावना भी अपने दिल में इस तरह की लानी पड़ेगी। सवाल कौन सी सरकार देश में है या नहीं है उसका नहीं है, लेकिन आपको उसके पीछे खड़ा होना होगा, अपने देश के पीछे आपको खड़ा होना होगा। ये मेरा पॉइंट है जो मैंने अपने तमाम सालों साल लेक्चर्स में, टॉक्स में बराबर ये बात कही है, क्योंकि हम दोनों इस तजुर्बे से गुजरे हैं कि अलग अलग विचारधारा की, अलग अलग सोच की विपक्ष, जिसको आज आप कह लें, उनकी सरकारों में भी ये हुआ है। तो इसका हम्म, मतलब ये हुआ कि जब ऐसी कोई घटना हो तो फिर आपके विरोध में दूसरे खड़े हो जाएंगे। नहीं, ये तो लॉजिक ही नहीं बनेगा ना, क्योंकि ये तो देश का प्रश्न है, कोई हम्म। राजनीतिक दल का प्रश्न नहीं है ये। तो अभी इसलिए क्या मैं है बहुत ना, ये ब्लंटली कहता हूं, आज जिस लड़की ने एड्रेस किया आर्मी ऑफिसर ने, क्या है उनका सरनेम, उनकी फैमिली क्या है? हम्म, ये वो बताना मुस्लिम चाहिए, फैमिली से है। हालांकि पूरे तो हिंदुस्तान देख आप रहा उनको था। क्वेश्चन मार्क में डालेंगे आज? हम्म, ये इस तरह की, डिजिटल हो नॉन डिजिटल हो, मैं किसी टीवी हो या कोई भी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इस तरह की चर्चा इस समय पे नहीं होती। तो अभी क्या है ऐसे ना, तो ये आप देखिए, टेस्टिंग तो टाइम है दो देश की हिंदुस्तान बेटियां, के एक लोगों के हिंदू सब्र का एक भी। मुसलमान, उनका ऑपरेशन था और ऑपरेशन का नाम था सिंदूर। कितने फक्र की बात है, हम्म, कितने फक्र की बात है बताइए। नहीं नहीं, सिंदूर वो हिंदुस्तान की संस्कृति का अपना प्रतीक है, वो किसी मजहब का है ही नहीं। सही बात, वो किसी भी महिला के लिए हो सकता है और हमारे सही यहाँ बात। सिंदूर जो है ना, भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति को लेकर के चल रहा है। वो किसी मजहब धर्म को लेकर के चल ही नहीं रहा है। लेकिन ये जो सिंदूर है वो अभी भी अपना असर दिखा सकता है। हम्म। ऑपरेशन हाँ, वो सिंदूर तो ऑन देखिए, है जो और जो भी अभिज्ञान रणनीति के बनाई साथ मैं जा फिर रही होगी, जुड़ूंगा। बिल्कुल सही है।
एकदम क्योंकि 100% हम सही है आप। दोनों की नज़र है लगातार, और देश के भीतर जो कुछ भी हो रहा है, सेना के मोर्चे पर, सियासत के भीतर, सरकार के अंदर, और आम लोग जैसा सोच रहे हैं, इन सब पर हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, और वक़्त-वक़्त पर हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे और ये सारी बातें आपके सामने रखते रहेंगे। अभिज्ञान फ़िलहाल के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक आखिरी बात कि जो हम नहीं चर्चा कर पाए, बट लेकिन एक पॉइंट जरूर जल्दी से रखूंगा। हमें बहुत इंपॉर्टेंटली इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि पाकिस्तान क्या, क्योंकि पाकिस्तान ना चालबाज किस्म का मुल्क है इन घटनाओं में। तो पाकिस्तान का रिएक्शन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा हुँ, ट्रैक करना, कि क्या वो ऐसी हैसियत रख पाएगा या ऐसी हिम्मत रख पाएगा भारत की तरफ कि वो फ्रंटली रिएक्ट करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा यहां से देखना इस पहले स्टेज के ऑपरेशन सिंदूर के बाद। थैंक यू अभिज्ञान। थैंक यू। थैंक यू सो मच, राणा। थैंक यू।